गुड मॉर्निंग बालकों। अच्छा बेटा, देखो बेटा आपने अधिकार वाला लेसन चला था, लेसन संख्या 5 अधिकार। आपके अगला जो बिंदु है, आपका आज का जो प्रकरण है वो अधिकार कहाँ से आते हैं, अधिकार क्या है, इसके बारे में हमने पिछले पालांश में देख लिया था। अब है आपके अधिकार कहाँ से आते हैं। तो अधिकारों की जो प्रारंभिक धारणा है वो प्राकृतिक अधिकारों से बनती है। यानी प्राचीन समय में आपके अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों से जोड़ करके मतलब कि अधिकार मनुष्य को प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इससे जोड़ करके अधिकारों को देखा जाता था। तो ये ईश्वर प्रदत्त माने जाते थे, प्रकृति प्रधान माने जाते थे कि प्रकृति द्वारा मनुष्य को जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। तो देखो आपके ये विचारधारा आपके 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो राजनीतिक सिद्धांत है उसकी है कब के 17वीं 18वीं शताब्दी के जो सिद्धांत है ये सिद्धांतकार 17वीं और 18वीं शताब्दी के सिद्धांतकार है, उनका तर्क था, वो तर्क देते थे कि हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त है, या तो प्रकृति ने हमें दिए हैं या ईश्वर ने प्रदान किए हैं। तो ईश्वर प्रदत्त अधिकारों को भी हम प्राकृतिक अधिकारों में लेते हैं, प्रकृति द्वारा प्राप्त अधिकारों को भी हम अधिकारों में लेते हैं। इन सिद्धांतकारों का तर्क था कि अधिकार कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ईश्वर ने प्रदान किए हैं। ये जो सिद्धांतकार है वो ये मानते थे कि हमें जन्म से ही अधिकार प्राप्त होते हैं, बाहर से या जन्म के बाद में अधिकार प्राप्त नहीं होते, जबकि जन्म से ही अधिकार प्राप्त है। और परिणामतः क्योंकि जन्म से ही प्राप्त है इसलिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी शासक है हमसे इनको छीन नहीं सकता। किनको? अधिकारों को। किनको नहीं छीन सकता? अधिकारों को। क्यों? क्योंकि जन्म से ही प्राप्त है, इसलिए शासक द्वारा भी इनको नहीं छीना जा सकता और समुदाय के अन्य किसी व्यक्ति द्वारा भी इनको नहीं छीना जा सकता। उन्होंने 3 प्राकृतिक अधिकारों का जो है आपके चिंतन किया, चिन्हित किए 3 प्राकृतिक अधिकारों को। 3 प्राकृतिक अधिकार उन्होंने माने। कौन कौन से माने? आपके प्राकृतिक अधिकारों में 3 अधिकार माने उन्होंने। एक तो जो आपके पहला जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, कौन सा? जीवन का अधिकार की प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। दूसरा जो है उन्होंने कौन सा माना? आपके स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा जो आपके किसका माना? संपत्ति का अधिकार तो 3 अधिकार जो उन्होंने प्राकृतिक माने। उनका ये मानना था कि बाकी अन्य जो भी अधिकार आते हैं निकलते हैं वो इन्हीं अधिकारों से निकलते हैं, इन्हीं अधिकारों से मिलते हैं। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी के जो सिद्धांतकार है उन्होंने कितने प्राकृतिक अधिकारों की बात कही है? 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात कही है। कौन कौन से बेटा? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। इसके अलावा अन्य जो भी अधिकार है वो इन 3 अधिकारों से ही प्राप्त होते हैं। अन्य अधिकारों के स्रोत ये 3 अधिकार ही आपके। ये जो है आपके उन सिद्धांतकारों का मानना था। माने अन्य तमाम अधिकार जो मैंने बता दिया जिनको हम मानते हैं, उन अधिकारों में जैसे आपके घूमने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ऐसे जो भी अधिकार और बच गए वो उन्हीं अधिकारों से प्राप्त होते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में सभी प्रकार की स्वतंत्रता आ जाती है। ये उन विचारों का तर्क था। माने हम इन अधिकारों का दावा करें या नहीं करें, सिद्धांतकार क्या मानते हैं कि इन अधिकारों को हम दावा करें यानी हमारा हक बताएं या नहीं बताएं, व्यक्ति होने के नाते ये अधिकार हमें प्राप्त है। चाहे इन अधिकारों के बारे में हम कोई दावा करें, इन अधिकारों की हम मांग करें या न करें, इन अधिकारों के बारे में हम अपना हक जताएं या नहीं जताएं, लेकिन हम व्यक्ति हैं और व्यक्ति होने के नाते ये अधिकार हमें प्राप्त है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे अधिकार है जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, जन्म के साथ ही उसकी ये अधिकार में
मिल जाने चाहिए। उनके लिए हक जताने की या दावा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी इन सिद्धांतकारों ने माना है। ये विचार कि हमें जन्म से ही कुछ खास अधिकार प्राप्त होते हैं काफी शक्तिशाली अवधारणा है। काफी शक्तिशाली अवधारणा क्यों है? क्योंकि इन विचारों से इन सिद्धांतकारों ने क्या किया है? व्यक्ति की तानाशाही शासन व्यवस्था से, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से सुरक्षा की है। राज्य के लिए भी उन्होंने कहा है कि राज्य ऐसे अधिकारों को नहीं छीन सकता। क्यों? क्योंकि अधिकार ईश्वर प्रदत्त है, प्राकृतिक है और ईश्वर इनको प्रदान कर रहा है। इसलिए कोई भी शासक या कोई मानव समूह है या मानव इन अधिकारों को छीन नहीं सकता। प्राकृतिक अधिकारों के विचार का इस्तेमाल जो है इन सिद्धांतकारों ने किसके लिए किया? राज्य और सरकारों के द्वारा स्वेच्छाचारी जो शक्तियां थी, अपनी इच्छा से शक्ति का प्रयोग करने की जो उनकी क्षमता थी, उसका विरोध करने के लिए। यानी राजा अपनी इच्छा से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता था, मनमानी करता था। उसकी इस मनमानी पर नियंत्रण लगाने के लिए इन सिद्धांतकारों ने इन प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए अधिकार हैं, इसे कोई भी शासकीय शक्ति या कोई भी मानव समुदाय या मनुष्य इन अधिकारों को छीन नहीं सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए भी जो है आपके ये मान्यता प्रस्तुत की गई। अब बात आती है तो प्राकृतिक अधिकार 17वीं और 18वीं शताब्दी के सिद्धांतकारों के हैं, लेकिन आधुनिक समय में वर्तमान में जो है हाल ही के वर्षों में माने तो प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज्यादा जो है आपके मानवाधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो दूसरे कौन से अधिकार हो गया? मानवाधिकार की बात करते हैं। मानवाधिकार प्राकृतिक अधिकार के स्थान पर आज जो है हाल ही के वर्षों में मानवाधिकार शब्द का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादा प्रयोग हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके प्राकृतिक होने का जो विचार है वो विचार आज अस्वीकार लगता है। आज हम ये कहें कि हमारे अधिकार प्राकृतिक है तो ये विचार हमें अस्वीकार्य लगता है कि प्रकृति किसी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करती। तो ऐसा जो है ये विचार अस्वीकार्य लगता है। अस्वीकार्य लगने से जो है आज किस बात पर बल दिया जा रहा है? मानव अधिकार शब्द पर जो है अधिकारों के लिए बल दिया जा रहा है। देखो कि ईश्वर ने इनको रचा है, ऐसा मानना आज बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा मानना असंभव होता जा रहा है। कुछ नियम आदर्श ऐसे होते हैं जिन्हें प्रकृति या ईश्वर ने रचा हो, ऐसा बहुत ही कम लोग मानते हैं। वो मानते हैं कि आदर्श समाज द्वारा रचे जाते हैं, मनुष्य द्वारा रचे जाते हैं। ईश्वर ऐसे कोई आदर्श नहीं रचता। अधिकारों की को आज जो है एक ऐसी गारंटी के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है जिन्हें मनुष्य ने एक अच्छा जीवन जीने के लिए स्वयं ही खोजा या पाया है। तो अधिकार क्या है? एक ऐसी गारंटी है, अधिकार या अपने अधिकार एक ऐसी गारंटी है, ऐसी गारंटी के रूप में है जिसे एक ऐसी गारंटी के रूप में है जिन्हें मनुष्य ने एक अच्छा जीवन मनुष्य ने एक अच्छा जीवन जीने के लिए स्वयं ही खोजा है, स्वयं ने ही खोजा है या पाया है, खोजा है या पाया है। तो आज मानव अधिकारों की धारणा है और इस धारणा के अनुसार ये मान्यता है कि अधिकार एक ऐसी गारंटी के रूप में है जिन्हें मनुष्य ने अपना अच्छा जीवन जीने के लिए
इस आधार पर अधिकार जो है प्राकृतिक नहीं है, ये मानव द्वारा निर्मित है। मानव होने के नाते ये प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त होने चाहिए। अब अधिकारों के पीछे मूल मान्यता क्या है? मानव के लिए जो अधिकार है, इन अधिकारों के पीछे मूल मान्यता क्या है? मूल मान्यता यह है कि सभी मनुष्य मनुष्य होने मात्र से कुछ चीजों को पाने के अधिकारी हैं। आप मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते आप कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें समान रूप से पाने के अधिकारी हैं। हक है आपका कि ये चीज आपको भी मिलनी चाहिए। एक मानव के रूप में हर आदमी विशिष्ट और जाके सम्मान महत्व का होता है। आप मानव है, मानव के रूप में आप विशिष्ट है अपने स्थान पर और दूसरों के बराबर महत्व के हैं, समान महत्व के हैं। ये नहीं कि आप मनुष्य होने के साथ साथ आप जो है दूसरे से विशिष्ट नहीं है या आपसे दूसरा विशिष्ट है। वो मनुष्य है तो वो भी आपके समान है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि सभी मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य होने के कारण है हर व्यक्ति अपने स्थान पर विशिष्ट है। आप दूसरे से किसी को कम महत्व के मानते हैं क्या? नहीं मानते। आप कहते हैं कि मैं मेरे स्थान पर महत्वपूर्ण हूं, चाहे दूसरा कितना ही बड़ा हो। तो ऐसी कई बातों में आप ये कहेंगे कि नहीं, दूसरे के बराबर मेरे को ये अधिकार है, मैं भी व्यक्ति हूँ, इंसान इसलिए। तो यही बात आज मानी जाती है कि मनुष्य आदमी विशिष्ट है और सम्मान महत्व का है। इसका अर्थ यह है कि एक आंतरिक दृष्टि से सभी मनुष्य समान है। अंतःकरण से देखा जाए तो मनुष्य होने के नाते सभी मनुष्य क्या है? समान है। और कोई भी व्यक्ति दूसरों का नौकर रहने के लिए नहीं बना है। भाई नौकर रहे, गुलाम रहे, इस आधार पर पैदा नहीं हुआ। कोई व्यक्ति साधारण पैदा होता है कि भाई मैं इसका गुलाम बनने के लिए पैदा हुआ, नहीं हुआ। सब स्वतंत्र होने के लिए ही और स्वतंत्र रहने के लिए और सम्मान महत्व के लिए जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं। सभी मनुष्य एक आंतरिक रूप से संपन्न होते हैं। आंतरिक मूल्य, सभी व्यक्तियों का अपना एक आंतरिक मूल्य होता है और वो मूल्य सभी में पाया जाता है। इस विचार का जो इस्तेमाल है आपके, ये इस्तेमाल कौन से विचार का है कि सभी मनुष्य जो आपके आंतरिक मूल्य से संपन्न होते हैं और कोई भी व्यक्ति जो है किसी का नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है। माने सभी आदमी विशिष्ट और सम्मान महत्व के हैं। ये जो विचार है, ये विचार मनुष्य की स्वतंत्रता को और उसकी पूरी संभावनाओं को साकार करने का अवसर प्रदान करता है। ये विचार मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य होने के नाते पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और उसे अपने लक्ष्यों को साकार करने का सम्मान अवसर मिलना चाहिए। साथ ही इस विचार ने क्या किया है? इस विचार का इस्तेमाल जो है हमारे समाज में जाति, धर्म, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर जो मौजूद असमानताएं थी, उन असमानताओं को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। कौन से विचार का? कि कोई भी व्यक्ति किसी का नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है। कोई भी मनुष्य जो है आपके दूसरे से कम महत्व का नहीं है। सब सम्मान जो है, सब का महत्व सम्मान है, सब सम्मान महत्व के और अपने आप में विशिष्ट है और आंतरिक मूल्यों से सभी संपन्न है। ये विचार क्या करता है? प्रत्येक व्यक्ति को जो है आपके धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर जो मौजूद हमारी असमानताएं थी उन असमानताओं का विरोध करता है। अधिकारों की हमारी समझदारी है। समझदारी की हम बात करें तो देखो, इस समझदारी पर मानव अधिकार संबंधी जो आपके संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र बना, कौन समझदारी पर है? उपरोक्त जो ऊपर अभी मैंने बताई, क्या कि हर आदमी, हर व्यक्ति आदमी के रूप में विशिष्ट और सम्मान महत्व का होता है। दूसरा, आंतरिक दृष्टि से सभी मनुष्य समान है और कोई भी व्यक्ति किसी का नौकर बनने के लिए पैदा नहीं होता है। सभी मनुष्य एक आंतरिक मूल्य से संपन्न होते हैं। ये विचार है। इसी विचार के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी जो है मानवाधिकार घोषणा पत्र में मानवाधिकारों का दावा किया। किसका दावा किया? मानवाधिकारों का दावा। मानवाधिकार, इसका दावा किसने किया? आपके संयुक्त राष्ट्र संघ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसने किसकी घोषणा की? मानवाधिकार घोषणा पत्र।
मानवाधिकार घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मानवाधिकारों की घोषणा की और उन्होंने स्वीकार किया कि प्रत्येक मनुष्य समान महत्व का है, इसलिए उसे समान अधिकार पाने का हक है। माने देखो, ये मानवाधिकार घोषणा पत्र द्वारा जो दावा किया गया, जिन्हें विश्व समुदाय सामूहिक रूप से गरिमा और आत्मसम्मान के परिपूर्ण जिंदगी जीने के लिए आवश्यक मानता है। तो इन मानवाधिकारों को संपूर्ण विश्व में मानव समुदाय है वो इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि अधिकारों से ही कोई व्यक्ति गरिमामय, सम्मान, आत्मसम्मान से परिपूर्ण जीवन जी सकता है। गरिमापूर्ण और आत्मसम्मान से पूर्ण, आत्मसम्मान का जिसको कहते हैं, जीवन जी सकता है। अगर व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है तो वो अपने आप में भी अपना सम्मान नहीं कर सकता। पूरी दुनिया के उत्पीड़न नहीं, वहां दुनिया में हो रहे अत्याचार, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर जो भेदभाव है, ये भेदभाव क्या करते हैं, एक विशेष वर्ग को उत्पीड़न करते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। तो उत्पीड़न जन सार्वभौम मानवाधिकारों की अवधारणा का इस्तेमाल उन कानूनों को चुनौती देने के लिए भी किया जा रहा है जो उन्हें क्या करते हैं, दूसरे समुदाय से पृथक करते हैं। तो पूरी दुनिया में मानवाधिकारों का जो घोषणा पत्र है, मानवाधिकार है, उनका प्रयोग या इस्तेमाल किन बातों को चुनौती देने के लिए किया जाता है, उन बातों को चुनौती देने के लिए किया जा रहा है जो बातें क्या करती है, कुछ समूह को उत्पीड़न पहुंचाती है, दुनिया के कुछ समूह को उत्पीड़न पहुंचाती है, उन्हें पृथक करती है, उन्हें अधिकारों से वंचित करती है। ऐसे लोगों को सम्मान दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए मानवाधिकार जो आपके हैं वो क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है। या यूं कह सकते हैं कि मानवाधिकार का जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र का उपयोग इन उत्पीड़ित समाजों को सम्मान दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए किया जा रहा है। देखो आपके वे मानवता की अवधारणा की पुनर्व्याख्या के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई ऐसे वर्ग हैं जो अपने मानवता की जो अवधारणा है उसकी पुनर्व्याख्या के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ताकि पुनर्व्याख्या हो और उन लोगों को, उत्पीड़ित समाजों को, उत्पीड़ित लोगों को अधिकार मिले। इसलिए वो संघर्ष कर रहे हैं कि उनको भी क्या होना चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए। पुनर्व्याख्या होगी, दोबारा व्याख्या होगी, तो दोबारा पुनर्व्याख्या होगी तो उसमें यह होगा कि प्रत्येक व्यक्ति पर समान महत्व का है। कोई भी व्यक्ति किसी का जो आपके नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है। इस आधार पर सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। जब उनको भी अधिकार मिल जाएंगे तो उनको उत्पीड़न से मुक्त हो जाएंगे और समाज में उनको समान दर्जा मिल जाएगा। इस समान दर्जे को, समान महत्व को और आत्मसम्मान पाने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, आपके अधिकारों की पुनर्व्याख्या करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ताकि वे खुद क्या हो सके, इन अधिकारों में शामिल हो सके। अधिकारों में शामिल तभी होंगे जब उनको अधिकार मिलेंगे। कुछ संघर्ष देखो आपके मानव अधिकारों की पुनर्व्याख्या संबंधी कुछ संघर्ष आज सफल भी हुए हैं, जैसे दास प्रथा से मुक्ति का संघर्ष, दास प्रथा के उन्मूलन के लिए संघर्ष हुआ। आज दुनिया में दास प्रथा समाप्त हो गई, इसका मतलब ये संघर्ष सफल हो गया। लेकिन कुछ अन्य इसी प्रकार के और भी संघर्ष हैं जिनमें सफलता तो मिली है लेकिन पर्याप्त सफलता नहीं मिली, इसलिए वो संघर्ष आज भी जारी है। लेकिन आज भी देखो आपके अनेक समुदाय ऐसे हैं जो मानवता को इस प्रकार परिभाषित करने के संघर्ष में लगे हैं कि उनको भी क्या हो जाए, मानव अधिकारों में सम्मिलित कर लिया जाए। इसका मतलब ये हुआ है कि आज भी दुनिया में ऐसे अनेक समुदाय हैं जो मानव अधिकारों से वंचित है, और वो समुदाय क्या चाहते हैं कि मानव अधिकारों की पुनर्व्याख्या हो और मनुष्य को या मानव को, या यूँ कह सकते हैं कि उन समूह को अधिकारों में सम्मिलित कर लिया जाए। विविध समाजों में देखो आपके जो नए खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, नई नई चुनौतियां उभर रही है, क्यों मानव अधिकारों की सूची क्या होती जा रही है, आपके बढ़ती जा रही है। समाज में दिन प्रतिदिन खतरे भी उत्पन्न होते हैं और चुनौतियां भी
सामने आती है। जब चुनौतियां सामने आ रही है, खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, तो खतरों का से बचने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही है? अधिकारों की आवश्यकता हो रही है। और इसीलिए जो है अधिकारों की मांग बढ़ रही है। और अधिकारों की मांग बढ़ रही है तो अधिकारों के लिए जो सूची बन रही है, वो सूची भी क्या होती जा रही है? बड़ी होती जा रही है। और अधिकार चाहिए तो और अधिकार, और सा अधिकार भी चाहिए, फिर उसके बाद वो अधिकार भी चाहिए। इस प्रकार की सूची लंबी होती जा रही है। जैसे उदाहरण के लिए हमें आज प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा की जरूरत महसूस कर रहे हैं, उसके प्रति काफी सचेत भी है कि हमारा प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। ये पर्यावरण स्वच्छ होगा तभी हमें शुद्ध और ताजा हवा मिलेगी। क्या मिलेगी? ताजा हवा मिलेगी। और ताजा हवा मिलेगी तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सबसे जरूरी चीज क्या है? श्वसन है। श्वसन के बिना नहीं रह सकते, भोजन के बिना, पानी के बिना कुछ समय हम 1 दिन 2 दिन निकाल सकते हैं, लेकिन श्वसन के बिना तो आप 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते। तो इतनी ज्यादा आवश्यकता है, इतने कम समय, 10 मिनट में भी कई बार अपन श्वसन लेते हैं। तो इतने श्वसन के लिए हमें जो ज्यादा मात्रा में जो चीज ले रहे हैं वो ज्यादा साफ होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए ज्यादा आवश्यक है, वो ज्यादा स्वच्छ होनी चाहिए। अभी कोरोना काल में बात देखो, अभी हर व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही थी। जो कोरोना पीड़ित हो गया, वो हॉस्पिटल में पहुंच गया, उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके जो फेफड़े हैं, वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन है उसको पूर्ण मात्रा में ग्रहण नहीं कर पा रहे, क्योंकि वायुमंडल में पूर्ण ऑक्सीजन नहीं, अधिकांश देशों मिली हुई है। इसके अलावा देखो प्रदूषण भी है, वो भी फेफड़े पहले कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं तो और संक्रमण फैलाते हैं प्रदूषण। तो ऑक्सीजन के महत्व को जो जानते हैं उनको भी समझना चाहिए, नहीं जानते उनको भी क्या करना चाहिए? समझना चाहिए कि जब महामारी आई है तो ऑक्सीजन का कितना महत्व बढ़ा। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या जरूरी हो गया? पर्यावरण की सुरक्षा जरूरी हो गई। तो हम सरकारों से भी यही मांग करते हैं, समाज से भी यही मांग करते हैं, और हमारा भी प्रयास ये होना चाहिए कि हम भी क्या करें? पर्यावरण की स्वच्छता में, पर्यावरण की सुरक्षा में अपना जितना हो सके योगदान करें। तो ये पर्यावरण की जो बात थी आपके, वो था कि पर्यावरण सुरक्षा की जरूरतें के प्रति काफी सचेत हैं। और इसने स्वच्छ हवा, किसने? पर्यावरण की संस्था ने। पर्यावरण किससे जुड़ा हुआ है? स्वच्छ हवा से, शुद्ध जल से और टिकाऊ विकास से जुड़ा हुआ। टिकाऊ विकास किसे कहते हैं? अगर हम प्राकृतिक संसाधनों को हानि पहुंचा करके विकास करते हैं तो वो हमारा विकास नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने किसी एक चीज का निर्माण किया तो दूसरी चीज को हानि पहुंचा, जिसको समाप्त कर दिया। तो हम विकास करते हैं, औद्योगिक संसाधन बनाते हैं, अंतरिक्ष में जाने के लिए, अंतरिक्ष योजनाओं के लिए आपके अंतरिक्ष यान बनाते हैं, अनेक प्रकार का कार्य करते हैं, समुद्रों पर चलने के लिए जहाज बनाते हैं बड़े बड़े, और प्रकृति का विनाश करते जा रहे हैं। तो उनसे वो जो विकास है वो विकास नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे हमारी प्रकृति को काफी नुकसान हुआ है। विकास किसे कहेंगे? जिसे हम टिकाऊ कहते हैं, बढ़िया विकास। टिकाऊ वाला बहुत ही अच्छा हो, उसको टिकाऊ कहते हैं। तो बढ़िया विकास किसको कहेंगे? ऐसे विकास को कहेंगे जिसमें पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए विकास करें। हमारे पर्यावरण को भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, क्षति नहीं होनी चाहिए, और फिर अगर हम विकास करने में सफल रहते हैं, विकास करते हैं, तो उसे टिकाऊ विकास कहते हैं। तो टिकाऊ विकास की मांग भी जो आपकी बढ़ी है ना, लेकिन इसके साथ साथ ये जरूरी है कि पर्यावरण सुरक्षित होना चाहिए, हवा शुद्ध रहनी चाहिए, जल शुद्ध रहना चाहिए, और विकास कैसा होना चाहिए? टिकाऊ होना चाहिए। इस प्रकार के जो अधिकार है उन अधिकारों की आज मांग होने लगी है। इससे हमारी अधिकारों की सूची क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। शुद्ध या प्राकृतिक युद्ध या जो प्राकृतिक संकट होते हैं प्रकृति द्वारा, कभी आप जो आपके प्राकृतिक आपदाओं में जब आपके तूफान आ जाता है, या फिर बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है,
हाँ ना, ऐसे जो प्राकृतिक संकट है इनके दौरान लोग, कौन से लोग, खासकर महिलाएं, बच्चे और बीमार बहुत सारे बदलावों को झेलते हैं, और जिन बदलावों को झेलते हैं उनके बारे में नई जागरूकता ने आजीविका के अधिकार को भी क्या किया है, महत्वपूर्ण बना दिया है। प्राकृतिक संकटों के कारण आपके, चाहे युद्ध हो चाहे प्राकृतिक संकट हो, इनके कारण खास कर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, वृद्ध जिनको कहते हैं, या बीमार है, वो क्या करते हैं, कई बदलावों को झेलते हैं, और इनके कारण समाज में एक नई जागरूकता है कि ये जो बदलाव झेलते हैं, इन बदलावों के कारण इन लोगों को जीवन की भी हानि उठानी पड़ती है, इसलिए इनके जीवन की सुरक्षा होना चाहिए और इसके लिए आजीविका का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आजीविका नहीं मिलती है, रोजगार नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता तो भोजन नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता तो सब कुछ नहीं मिला। भोजन तो सबसे जरूरी है, जीवन जीने के लिए भोजन भी जरूरी है। जितना अभी बार स्वच्छ वायु बताया था, उतनी ही स्वच्छ जल जरूरी है, उतना ही स्वच्छ भोजन भी जरूरी है, तो ये मिलना चाहिए और ये इनको मिलता नहीं है। तो आज जरूरी हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका मिलनी चाहिए, आजीविका का अधिकार हो गया, बच्चों के अधिकारों की मांग की जा रही है और ऐसे ही अन्य बहुत सारे अधिकारों की मांग की जा रही है। और ये मांग किसके कारण पैदा हो रही है, समय के साथ साथ जो हमारी समस्याएं उत्पन्न होती है, हमारे सामने जो चुनौतियां हमारे सामने आती है, उनके कारण उत्पन्न होती है। ऐसे दावे मानव गरिमा के अतिक्रमण के प्रति नैतिक आक्रोश का भाव व्यक्त करते हैं। कैसे दावे, मानव अधिकारों से संबंधित दावे, ये दावे इस बात का आक्रोश उत्पन्न करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मानव होने के नाते समान जीवन जीने का, सम्मान गरिमा का हकदार है, इसलिए उसको अधिकार मिलने चाहिए। आप ये देखो, प्रत्येक व्यक्ति समस्त मानव समुदाय हेतु अधिकारों के प्रयोग और विस्तार के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान भी करते हैं। ऐसे दावे क्या करते हैं, लोगों से एकजुट होने का आह्वान करते हैं, किसके लिए, समुदाय के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग करे और इन अधिकारों का विस्तार हो। विस्तार कब होगा, जब हम एकजुट होंगे। हमें इन दावों के विस्तार तथा प्रभाव को कम करके नहीं आंकना चाहिए कि कोई व्यक्ति या कोई समाज जो है अधिकारों का दावा कर रहा है तो उसको कम महत्व का मान ले, नहीं, वो दावा महत्वपूर्ण है, उसे कम नहीं आंकना चाहिए। कम आंकने का मतलब कम नहीं मानना चाहिए, कम महत्व नहीं देना चाहिए। उन्हें अक्सर व्यापक समर्थन हासिल होता है कि इनको ऐसे अधिकारों संबंधी दावों को, अधिकारों संबंधी जो दावा किया जाता है उसको व्यापक समर्थन हासिल होता है, तभी वो दावा सामने आता है, इसलिए उसको कम नहीं आंकना चाहिए। आपने शायद एक पॉप स्टार था कि बॉब गेल्डोफ, कौन था, पॉप स्टार, पॉप गायन होता है ना, हाँ, पॉप गायन था कि ये आपके बॉब स्टार है, बॉब गेल्डोफ। पाश्चात्य, यूरोप महाद्वीप का है। इस पॉप स्टार बॉब गेल्डोफ ने अफ्रीका में गरीबी खत्म करने और गरीबी से जूझ रहे लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पश्चिमी मुल्कों की सरकारों से क्या की थी, अपील की थी कि पश्चिमी देशों के लोग अफ्रीका के गरीब लोगों की हालत को सुधारने के लिए प्रयास करें। पश्चिमी जो देश है, अमीर जो देश है, उन देशों को क्या करना चाहिए, अफ्रीकी जनता का सहयोग करना चाहिए, अफ्रीकी देशों का सहयोग करना चाहिए, किस क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, ताकि इन लोगों की आय बढ़े, जीवन स्तर ऊंचा हो। इस अपील को आपने जो है टीवी पर भी देखा होगा, समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थी। और इस अपील को, इस अकेले व्यक्ति ने अपील करने के बाद में ये नहीं कि जन समर्थन नहीं मिला, इस अपील को काफी जन समर्थन मिला, प्रबल जन समर्थन मिला इस अपील को। तो इस प्रकार जो आपके जनता क्या करती है, इस प्रकार की अपील करती रहती है। आगे
क्या जो है अगले जो आपके कालांश होगा उसमें देखेंगे।